नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंस अपडेट्स में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं दुनिया भर में होने वाले सारे ऐसे इवेंट्स जो आपके पोर्टफोलियो, आपके इनकम, आपके खर्चों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी ऐसी चीज को अगर आप देख रहे हो इस टाइम पे डिस्कस करते हुए सुन रहे हो न्यूज़पेपर्स में या कहीं भी, जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर रही हैं, आपके खर्चे, आपके जॉब, आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को, उसके कॉज और इफेक्ट को हम यहाँ एनालाइज करना सीखेंगे। तो आप जान सकते हो कि किस तरीके से ऐसे न्यूज़ को एनालाइज करना है जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट करता है। तो शुरुआत करता हूँ मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। उससे पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए। इंडिया टू स्लो बट लीड द वर्ल्ड, ये कहना है आईएमएफ का। टैरिफ टर्ब्यूलेंस के बावजूद पूरी दुनिया भर में टैरिफ से रिलेटेड टर्ब्यूलेंस चल रहा है इस वक्त, आप जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया थोड़ा सा स्लो जरूर होगा, लेकिन वर्ल्ड में लीडिंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। 6.2% की इन्होंने ग्रोथ एक्सपेक्ट की है और 0.3% इन्होंने कट किया है अपने एक्सपेक्टेशन को। 30 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.3%। तो यहाँ पे ओवरऑल ग्लोबल अगर आप देखोगे तो वो तो 50 बेसिस पॉइंट कट हुआ है। ग्लोबल ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशन 2.8% है इस वक्त। और इसका रीजन बताया जा रहा है क्या? ट्रेड टेंशंस जो पूरी दुनिया में इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से है, एंड एनहांस्ड अनसर्टेनिटीज जो यूएस के टैरिफ्स की वजह से है। तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाला है सारे इमर्जिंग और एडवांस इकोनॉमीज में से। एंड जो ओवरऑल जो सिल्वर लाइनिंग है पूरी दुनिया में इस टाइम पे सिर्फ इंडिया में ही नजर आ रही है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अप टू 3521%, तो यहाँ पे टैरिफ लगा है 3521% का। तो इतना टैरिफ किस पे लग गया भाई? तो ये जो यूएस ड्यूटीज हैं ये लग रहे हैं सोलर इंपोर्ट्स पे, सोलर इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी इंपोर्ट्स साउथ ईस्ट एशिया से आ रहा है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कुछ भी एक्सपोर्ट करती हैं यूएस में जो सोलर इक्विपमेंट से रिलेटेड है, उस पर 3521% का यहाँ पे ड्यूटी लगेगा। तो काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ऐसे इक्विपमेंट एक्सपोर्टर्स पे जो सोलर रिलेटेड इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने सेट किया है ड्यूटी एज हाई एज 3521% ऑन सोलर इंपोर्ट्स। यहाँ पे 4 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को चुना गया जिस पर ये टैक्स लगाया जाएगा, ये ड्यूटी लगाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये थ्रेटन कर रहे हैं अपने कंट्री की रिन्यूएबल एंड पावर डेवलपमेंट को। जो ड्यूटीज है मंडे को अनाउंस की गई और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स कैम्बोडिया में है, वियतनाम में है, मलेशिया में और थाईलैंड में है, वो अनफेयरली बेनिफिट कर रहे थे गवर्नमेंट की सब्सिडीज से। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना है, और ये सेल कर रहे थे एक्सपोर्ट्स टू यूएस एट लोअर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रॉब्लम क्या है? लेट्स से एक आइटम को का कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो 100 रुपए आता है, लेकिन दूसरी कंट्रीज आपके देश में ये 20 रुपए में बेच रही है। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ रहा है भाई? इतना बड़ा डिफरेंस तो आना ही नहीं चाहिए। या तो फिर ये कहीं से चुरा करके बेच रहे हैं क्या? मुझे तो यही डाउट होगा कि मेरी कंपनीज बोल रही है यार यहाँ पे तो कॉस्ट इसको 100 रुपए का आता है बनाने का, तो चाइना में कितना आएगा? 40 रुपए आएगा, 30 रुपए आएगा, ये 20 में कैसे बेच रहे हैं? तो पता चला कि गवर्नमेंट इनको इतना सब्सिडाइज कर रही थी कि कॉस्ट से भी कम पे यूनाइटेड स्टेट्स में बेच पा रहे थे सोलर इक्विपमेंट्स को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? 3500% का यहाँ पे ड्यूटी लगा दिया है। तो ये जो ड्यूटीज है ये बेनिफिट करेगी किसको? जो यूनाइटेड स्टेट्स में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको। ये पिंच करेगी रिन्यूएबल डेवलपर्स को काफी, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में आपका सप्लाई चेन कितना हर्ट हो गया। जो चीजें आप इंपोर्ट कर रहे थे इन 4 कंट्रीज से, अब वो 3500% महंगी हो गई। तो आप क्या करोगे? कुछ दिन तक तो आपको ये खरीदना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर नया बायर, नया सेलर ढूंढोगे, और ये सारे जो ट्रांजेक्शंस हैं इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर झेलना पड़ेगा। तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए क्या है? विक्ट्री लेकर आएगा। यस, ये जो डिसीजन है ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन की मदद कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो दोनों ट्रंप एंड बाइडेन ट्राई कर रहे थे गैल्वेनाइज करने के लिए, वो जरूर वहां मदद कर सकता है। तो यूएस थाईलैंड टॉक्स स्टॉल। तो मीनवाइल जो डिस्कशंस हैं यूएस और थाईलैंड के बीच में, ये अब स्टॉल हो चुका है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्पोज किया 36% टैरिफ, और ये पोस्टपोन हो गया आफ्टर वॉशिंगटन आस्क्ड साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू एड्रेस अ सेट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू ट्रेड ऑफिशियल्स सेट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि आप कुछ इश्यूज है उनको रिजॉल्व करो, उसके बाद हम डिस्कशंस करेंगे। डिस्कशंस होते रहेंगे लेकिन अभी तो भाई नहीं करना हमें। बात करूंगा अगले आर्टिकल की। चाइना ने अर्ज किया है यहाँ पे यूके को, यूरोपियन यूनियन को, कि वो अपहोल्ड करे मल्टीलैटरल ट्रेड अमिड यूएस पुलिंग। तो अब चाइना क्या कर रहा है यहाँ पे? आप देखो, चाइना नोस कि यहाँ पे यूएस पूरी दुनिया को यहाँ पे परेशान कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग चाइना को सबसे ज्यादा कर रहा है ऑफ कोर्स, बट बाकी लोग भी परेशान हैं। तो यहाँ पे चाइना इसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखता है कि वो बाकी लोगों के पास जाए
उन्हें अच्छी डील्स ऑफर करे, उन्हें मोटिवेट करे कि देखो मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ, मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा एंड मैं सही में तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। नो टेरिफ्स, नो डंप एंटी डंपिंग ड्यूटीज, कुछ नहीं लगाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर। ये जो साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ भी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओ, ये मूव ऑन करता है एंड यूएस के अगेंस्ट हम लोग कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, तो हम अपने मल्टीलैटरल और बायलैटरल ट्रेड जो है, जो एक्सेप्ट यूएस, इस पे फोकस करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं, न्यू बायलैटरल ट्रीटी साइन करते हैं एक दूसरे से, ताकि यूएस को हम यहाँ पे हेल्पलेस फील करा सकें। तो यहाँ पे आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है चाइना, किसको? यूनाइटेड स्टेट्स को, विच इज अ वेरी नेचुरल रिएक्शन एज अ राइवल। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई ने क्या किया? सबसे पहले ब्रिटेन को सिलेक्ट किया। ब्रिटेन को इन्होंने कहा क्या, अर्ज किया, और यूरोपियन यूनियन को, कि हम अपने मल्टीलैटरल ट्रेड को और बढ़ाते हैं आगे, ठीक है, एंड इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, अपने रिलेशंस को बढ़िया बनाते हैं, और हम सपोर्ट चाहते हैं आपका कि जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इतने पुराने, वो ये यूएस टैरिफ मेजर्स के अगेंस्ट हमारे साथ मिलके अपने पावर्स को, अपने एक्शंस को कंसोलिडेट करें। इन्होंने ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी को कहा फोन कॉल पे कि चाइना एंड ब्रिटेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंटरनेशनल ऑर्डर को अपहोल्ड करें इन फेस ऑफ रैम्पेंट यूनिलैटरल बुलिंग। तो एज यूएस को एज अ बुली दिखा करके ये मोटिवेट कर रहा है बाकी सबको कि हमें एकजुट होना चाहिए, हमें यूनाइट होना चाहिए यूएस के अगेंस्ट। इसके साथ सिर्फ यूके एंड यूरोपियन यूनियन नहीं, इन्होंने ऑस्ट्रियन फॉरेन मिनिस्ट्री को भी कॉल किया और इसके बाद कहा कि हमें शोल्डर करना होगा इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आइसोलेशनिस्ट बन रही है, आइसोलेट कर रही है, यहाँ से विड्रॉ कर रही है, तो वो जगह हमें लेनी होगी। इन्होंने जापान के पीएम को भी लेटर लिखा है, ठीक है, जिससे इतनी ज्यादा स्कर्मिश चल रही है। अगर आप इनके 10 साल की हिस्ट्री देखो, ये चाइना और जापान की, आपको समझ में आएगा कि कितने खराब रिलेशन चल रहे हैं इनके। साउथ चाइना सी में इतने सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं इनके। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिपोर्ट किया कि चाइनीज गवर्नमेंट ने लेटर भेजा है जापानीज प्राइम मिनिस्टर को एंड शिगेरू इशिबा को, एंड कहा है कि हमें कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स बनाना चाहिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके रिस्पॉन्ड करना चाहिए टेरिफ्स के अगेंस्ट जो यूएस ने इंप्लीमेंट किया है, एंड एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पे प्रेशराइज करना चाहिए यूएस को। तो यूएस को कॉर्नर करने के लिए यूएस के एलाइज, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज मैं कहूंगा, यूरोप और जापान, इसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है चाइना। बट इट्स साउंड्स लाइक अ पाइप ड्रीम, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कंट्रीज अचानक से चाइना के साथ अलाइन करेगी, भले एक दूसरे के साथ वो अपने ट्रेड को इंक्रीज कर पाए। गोल्ड टॉप्स 1 लाख रुपीज विद हेल्प फ्रॉम ट्रम्प। अब यहाँ पे गोल्ड की अगर बात करें तो कई बार अब वी वोंट रिपीट द सेम ओल्ड जोक जो हम लोग बोल रहे हैं कि जितने एनालिस्ट है जिन्होंने काफी रिसर्च करके पोर्टफोलियोज बनाई, स्पेसिफिकली जो एमेच्योर एनालिस्ट है जो आगे काफी पैशनेट है, इसी फील्ड में आना चाहते हैं, सबको गोल्ड ने बीट कर दिया, जो हमारी नानी हमारी दादी होल्ड करके बैठी है 20-30 साल से, राइट। तो गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बना दिया है, 1 लाख का लेवल भी क्रॉस कर लिया। तो 10 ग्राम गोल्ड इस वक्त 1 लाख रुपए के रिटेल प्राइस पे आ गया है। पहली बार ऐसा हुआ है ट्यूसडे को। एंड यहाँ पे थैंक्स किसको करना चाहिए? अगर आपकी मम्मी या दादी या लेडीज बहुत खुश है तो घर में उन्हें डोनाल्ड ट्रम्प की तस्वीर दिखाइए और कहिए कि जो गोल्ड है आपके पास, इसके प्राइसेस इनकी वजह से इतने ऊपर गए हैं। तो इतना तहलका मचा है इन्होंने पूरी दुनिया में, इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है कि इन्वेस्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो सीधा कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं गोल्ड में बिलीव करता हूँ, गोल्ड में पैसा लगाना सेफ है। ना तो मुझे स्टॉक मार्केट समझ में आ रही है, ना मुझे करेंसी मार्केट समझ में आ रही है इस टाइम पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पेकुलेशन काफी ज्यादा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। रिटेल प्राइसेस 1,03,000 पहुंच गया 10 ग्राम गोल्ड के लिए, जहां पे 3% जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें। एंड अगर आप देखेंगे तो गोल्ड 30% बढ़ चुका है 2025 में, जनवरी से लेके अभी तक 30% ग्रोथ स्टार्टिंग के 4 महीने में आ चुका है। 4 महीने भी मतलब आप ये देखो कि अभी बस हुए ही हैं और इतना बढ़िया हमें ग्रोथ नजर आ गया है गोल्ड में। गोल्ड प्राइसेस सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजिकल मार्क था $3,500 पर आउंस। तो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं $3,500 पर आउंस, ये ट्यूसडे को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे इंक्रीज टेंशन हमें देखने को मिले किसके बीच में? यूएस में सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, वहां पे फेडरल रिजर्व है। तो इनके जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, डोनाल्ड ट्रंप ने इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कहा कि भाई ये तो इंसान बिल्कुल नालायक है, इसे कुछ आता नहीं है। लिटरली यही बोला है इन्होंने, अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो शायद इससे भी थोड़ा और बुरा कहा है।
तो इसके बाद टेंशन्स थोड़े बढ़ गए, मार्केट वहाँ पे 3.5% नीचे चला गया था इस न्यूज़ के बाद एंड गोल्ड में हमें फिर काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो जो लोग अभी होल्ड करके बैठे हैं गोल्ड वो तो काफ़ी खुश हैं, लेकिन जिन लोगों को लेना है इस बार शादी के सीज़न्स हैं, मुझे लग रहा है उनका काफ़ी बड़ा एक बजट जो है वो सिर्फ़ गोल्ड में जाने वाला है। तो राइज़िंग जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स आप देख लो इंक्लूडिंग आरबीआई लगातार गोल्ड बाय कर रहा है। चाइना गोल्ड बाय कर रहा है, इंडिया गोल्ड बाय कर रहा है, टर्की गोल्ड बाय कर रहा है, दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी जो एक बहुत बड़ा कारण है कि गोल्ड भी बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, आईटी सेक्टर की मैं बात करूंगा। अच्छा, अब थोड़ा स्टॉक मार्केट पे भी आता है, हमारे सेक्टर्स पे भी आता है। आप जॉब भी कर रहे होंगे किसी सेक्टर में, आईटी में जॉब करने वाले काफी सारे लोग होंगे या पढ़ाई कर रहे होंगे, आगे जॉब करना चाहते होंगे। तो मैं बता दूं कि आईटी कंपनी से जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं 2025 में लगातार वो सेलिंग कर रहे हैं, शेयर्स लगातार बेच रहे हैं। तो क्या रीजन है कि उन्हें आईटी सेक्टर इस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा? कुछ तो स्पेसिफिक रीजंस होंगे और ये रीजन कब तक रहने वाले हैं, तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे इस आर्टिकल से। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या हो रहा है, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स है ना वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं आ रहा और ये काफी स्मार्ट इन्वेस्टर्स माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। तो ओवरसीज इन्वेस्टर को क्या लग रहा है कि देखो यूएस में तो डाउनटर्न है, यूएस के तो लगे पड़े हैं बिल्कुल भाई ग्रोथ के। आप ये देखो कि ग्रोथ तो पॉजिटिव छोड़ दो, फेडरल रिजर्व तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिसेशन आ सकता है। तो इंटरेस्ट रेट वहां इसीलिए घट सकता है क्योंकि रिसेशन आ गया और महंगाई दर भी बढ़ सकती है। तो स्टैगफ्लेशन, मैंने कुछ दिन पहले सवाल पूछा था लोगों से, ऐसा कंडीशन जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए और ग्रोथ भी नीचे चला जाए, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? तो ये स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और बहुत अच्छे आंसर्स थे कुछ व्यूअर्स के कि इसको कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है। और एज अ मैं कहूंगा हिस्ट्री लेसन आप पढ़ सकते हो कि पुराने टाइम पर अगर आप देखोगे लास्ट डेकेड में या लास्ट सेंचुरी में जब स्टैगफ्लेशन आया है, तो कंट्रीज ने किस तरीके से उसे कॉम्बैट किया और कितना समय लगा उससे पूरी तरीके से बाहर आने में, ये भी जानना आपका बहुत जरूरी है। तो फॉरेनर्स ने क्या किया है, जो इंडियन आईटी कंपनीज है इनके शेयर्स बेचे हैं 13,800 करोड़ के, और मार्च में इन्होंने 8,451 करोड़ के शेयर्स बेच दिए थे। और इन्होंने करीब करीब 2024 में अभी भी 14,000 करोड़ जो इन्फ्यूज किया है वो पॉजिटिव ही चल रहा है। तो ओवरऑल इनकी इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव ही है आईटी सेक्टर में, जो जनवरी के टाइम पे हमें देखने को मिल रही थी 14,000 करोड़ की। तो आईटी जो है यहाँ पे आप ये देखो कि सिग्निफिकेंट चंक ऑफ ऑर्डर्स जो आईटी में वो यूएस से आते हैं। आईटी कंपनीज हमारी ना बीपीओ जैसे होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, हम फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, आप उनको आउटसोर्सिंग सर्विसेज दे रहे हो। तो आईटी कंपनीज भी हमारे इंडिया में वैसे ही काम करते हैं, हम आउटसोर्सिंग सर्विसेज देते हैं। तो हमारे क्लाइंट्स कौन है? यूएस के बैंक्स, यूएस के रिटेल कंपनीज, वहां की टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो जब वहां पे बिजनेस कम होगा, आपका ग्राहक पैसा कम कमाएगा, तो आप भी क्या करोगे? आप भी कॉस्ट कटिंग करोगे ना, क्योंकि आप लेट्स से एक ऐसे टाउन में रहते हो जहां पे आईटी सेक्टर के लोग हैं, वहां पे आपकी दुकान है। अब आप देखोगे कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ कम हो रही है, तो आपके दुकान की ग्रोथ भी कम होगी, राइट? तो वैसे आईटी सेक्टर एक दुकान है बड़ा आप समझो, और इनके क्लाइंट्स कौन से हैं? यूएस की कंपनीज हैं। यूएस में चाहे रिटेल कंपनीज हो, आईटी कंपनीज हो, एयरलाइंस हो, कोई भी कंपनीज हो जो इनको प्रोजेक्ट्स देती है अपने, तो वहां स्लो डाउन आएगा तो यहां भी आएगा। और इसी डर से फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार आउटफ्लो हमें दिखा रहे हैं, कहां से? इंडिया के आईटी सेक्टर से। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसे कहा जा रहा है कि वो इम्पैक्ट होंगे ट्रंप के टैरिफ से, लेकिन जो कुछ सेक्टर है वो प्रीमियम वैल्यूएशंस पे है, तो वहां पे आउटफ्लो ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, और ये बहुत ही नेचुरल है। बैंक में अगर आप देखो इंडिया में लगातार बाइंग देखने को मिल रही है, बैंक लगातार बाय हो रहे हैं, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पे पहुंच गया है जो बैंक निफ्टी है। तो कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो बहुत अंडर वैल्यू थे, कुछ सेक्टर्स थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे थे, तो ये एडजस्टमेंट हमें नजर आ रहा है। मेटल माइनिंग, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इन सब में आउटफ्लो आया है। अगर आप देखोगे इन सारे सेक्टर्स से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स बेचे हैं, अपने प्रॉफिट्स को बुक किया है। तो मेटल माइनिंग, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और साथ में आईटी, ये सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे हमें डंपिंग नजर आई है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस टू कीप इंडियन कंज्यूमर स्टॉक्स रेडी फॉर अ रीबाउंड, ये कहना है यूबीएस का। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी चीज मैं अब आपको पेश कर रहा हूं, और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? लगातार मैं 2 से 3 आर्टिकल्स लास्ट 10 दिन में कवर कर चुका हूं, जिसमें हमने देखा कि रिटेल सेक्टर जो है ना हमारा एफएमसीजी का, यहाँ पे स्लो डाउन रहने वाला है, और इस साल भी कुछ बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, एटलीस्ट अगले 2 से 3 क्वार्टर, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है, राइट?
तो थोड़ी राहत मिली क्योंकि इन्फ्लेशन घटा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ म्यूटेड रहने वाला है। मैंने ये वर्ड यूज़ किया है, म्यूटेड वॉल्यूम ग्रोथ, राइट? लेकिन अब अचानक से मैं एक आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें एक ऐसा एनालिस्ट है जिसका कॉन्ट्ररी ओपिनियन है। तो इसके कॉन्ट्ररी ओपिनियन को भी जानना ज़रूरी है। इसके हिसाब से इंडिया के जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं वो रिबाउंड के लिए रेडी हैं। ये कहना किसका है? यूबीएस का कहना है। अब रीज़न क्या है? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अर्निंग्स रिकवरी आ सकती है। एक तो इनके वैल्यूएशंस इनके हिसाब से अट्रैक्टिव हैं। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो पिछले 4 से 5 साल में ओवरऑल जो वैल्यूएशन है, पी रेशियो के हिसाब से जो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, वो एक्चुअली ओवर वैल्यूड बता रहे हैं काफ़ी सारे एनालिस्ट। लेकिन यूबीएस का कॉन्ट्रा ओपिनियन है। इनका कहना है कि वैल्यूएशंस ये एक्चुअली बहुत अट्रैक्टिव हैं और इन्होंने रेज़ की है अपनी रेटिंग्स हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, आईटीसी पे, ट्रेंट पे, कोलगेट पे बाय करने के लिए और इन्होंने एवरी सुपरमार्ट्स, डी-मार्ट्स पे भी बाय रेटिंग अपना रखा है और इसके अलावा काफ़ी सारे पिक्स हैं जो जिनका इनका कहना है कि 5 से 22% दे सकते हैं रिटर्न्स। तो कुछ एनालिस्ट ज़्यादातर एनालिस्ट क्या कर रहे हैं कि इनकी रिटर्न्स जो है नहीं रहने वाले हैं, कोई ग्रोथ नहीं है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है जिस हिसाब से इनका ग्रोथ है, इनको तो यहाँ से बहुत नीचे आ जाना चाहिए। तो इनका ये कहना है कि जो सेक्टर है वो डिफेंसिवनेस ऑफर करता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ये एक डिफेंसिव सेक्टर है, मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, दुनिया भर में मंदी भी आ गई ना, तो लोग फिर भी आटा खाएँगे, चावल खाएँगे, राइट? लोग फिर भी जो डेली नेसेसिटीज़ है वो ज़रूर परचेज़ करेंगे और ये नेसेसिटीज़ एफएमसीजी कंपनीज़ बेचती हैं। तो इनका ये कहना है कि क्योंकि लोगों का रिस्क टॉलरेंस घट गया है, क्योंकि टैरिफ है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोग क्या करेंगे? ऐसे सेक्टर्स को ढूँढेंगे जहाँ पे रिस्क कम होता है। जैसे मैं बता रहा था कि हॉस्पिटल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसा है कि देश में मंदी भी आ गई तो इलाज तो कराओगे ना, राइट? देश में मंदी भी आ गई तो डेली खाना तो बनेगा ना हमारे घर पे। तो ये डिफेंसिव सेक्टर्स इन्हें बोला जाता है और जब भी लोगों को लगता है मंदी आने वाली है तो लोग जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में लोग डिफेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये रीज़न बताया जा रहा है किसके द्वारा? यूबीएस के द्वारा। तो इनका कहना है कि अर्निंग्स जो है इनकी बढ़ भी सकती है क्योंकि रूरल डिमांड इस बार बढ़िया होगा और अर्बन डिमांड में भी ये रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इनका मानना है कि एक्चुअली जो कंजम्पशन इंडिया में वो बढ़ेगा, कॉन्ट्ररी टू व्हाट द अदर ब्रोकर्स आर सेइंग और एनालिस्ट आर सेइंग कि डिमांड जो है ये सेम रहने वाला है, कुछ बढ़ने वाला नहीं है। तो लेट्स सी कौन सही होता है। मोर मेजर्स इन वर्क टू प्रोटेक्ट लोकल स्टील मेकर्स। इंडिया में स्टील मेकर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लाए जा रहे हैं। तो ये मेजर्स है क्या? सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की बात चल रही है सिलेक्ट स्टील इंपोर्ट्स पे। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम काफी मेजर्स लेने वाले हैं जिससे हम जो डोमेस्टिक इंडियन स्टील कंपनीज है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे चीप इंपोर्ट से, जो बाहर से चीप इंपोर्ट्स आ रहे हैं। तो जो डीजीटीआर है, डायरेक्टरेट जनरल है ट्रेड रेमेडीज के, उन्होंने एक फाइनल फाइंडिंग्स यहाँ पे रिलीज किया और कहा है कि 12% का सेफगार्ड ड्यूटी जो है रिवाइज किया जा सकता है यहाँ पे। और इन्होंने अप्रोच किया है डीजीटीआर को इस इशू पे कि बाहर से जो स्टील है वो डंप हो रहा है इंडिया में, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा, साउथ कोरिया के द्वारा, जापान के द्वारा, और इंडियन स्टील मेकर्स को इससे काफी घाटा यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है और ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जल्दी यहाँ पे प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है 200 दिन के लिए 5 स्टील प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए। तो स्टील में भी अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने ब्लैंकेट बैन लगा दिया, ब्लैंकेट टैक्स लगा दिए, टैरिफ्स लगा दिए। अलग-अलग कैटेगरीज है, कुछ हमारे लिए बहुत एसेंशियल है क्योंकि इंडिया में हम नहीं बनाते लेट्स से, या फिर कुछ ऐसे हैं जो हमारे को ज़्यादा ही रिस्क पोज़ करते हैं तो उन पे हम ज़्यादा टैक्स लगाएँगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि रीजनेबल प्राइस रियलाइजेशन हो सारी इंडस्ट्रीज के लिए। और इन्होंने ऐड किया कि बहुत नॉर्मल होगा कुछ इंडस्ट्रीज के लिए कि वो क्रिटिसाइज करे डिसीजन को कि स्टील जो है एक एंड प्रोडक्ट नहीं है और कंज्यूमर इंडस्ट्री को ये शायद पसंद ना आए क्योंकि स्टील हम डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करते हैं, राइट? कितनी बार आप स्टील खरीदने गए हो? एक बार भी नहीं, ज्यादातर लोग। लेकिन आप जितनी भी चीजें यूज कर रहे हो उसमें स्टील यूज हो रहा है, राइट? बहुत हेविली यूज हो रहा है, चाहे हम जिस घर में रहते हो, हम जिस व्हीकल में ट्रैवल करते हो, तो और भी जगह पे स्टील की यूसेज काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्राइसेज़ ज़रूर इसके बढ़ेंगे स्टील के, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बर्डन आएगा, लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, ये थोड़ा आप कह सकते हो कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी इससे। गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हम वोडाफोन आइडिया में स्टेक नहीं बढ़ाने वाले, इनको अब अपना उधार चुकाना होगा। अगर हमने बढ़ा दिया और स्टेक तब तो ये पीएसयू ही बन जाएँगे, तो इन्हें पीएसयू थोड़ी बनाना है। अगर पीएसयू बन गए तो कहीं बीएसएनएल जैसा हाल ना हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, इनका कोई प्लान नहीं है कि ये फर्दर कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ जो वोडाफोन आइडिया की है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा हुआ कि मान लो आप मुझे वो करते हो ₹1000, आपकी कंपनी की वैल्यू है ₹10,000। मैंने कहा यार तू चुका नहीं पा रहा है ना, कंपनी का 10% दे दे। कंपनी का 10% कितना है? 1000, तो ला मुझे दे दे तू। अब
वो तो कह रहा है भाई और उधार है मेरे पास, एक काम करे कंपनी की और इक्विटी ले ले। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर कंपनी की 60% इक्विटी मेरे पास आ गई, तो मैं तो कंपनी का ही ओनर बन गया। तो कंपनी तो मुझे चलानी पड़ेगी, फिर मैं क्यों ये करूँ, राइट? मुझे सिर्फ अपना उधार चाहिए, तो अब बाकी का जो उधार है आप कैश में चुकाओ, आप मुझे पे करो, कंपनी को आप चलाओ, प्रॉफिटेबल बनाओ। तो गवर्नमेंट सीधा-सीधा वोडाफोन आइडिया से ये कहना चाहती है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी 49% ओन करती है वोडाफोन आइडिया में, और इनका कहना है कि ये पीएसयू, इसे तो हम नहीं बनाना चाहते हैं। जो ओवरऑल इनका कंपनी का ग्रॉस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और स्पेक्ट्रम ड्यूज हैं, लार्ज रीपेमेंट्स हैं, उन्हें जल्द ही करना होगा कंपनी को। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अब ये इस इनके ऊपर है, इन्हें डिसाइड करना होगा, क्या इन्हें बीएसएनएल के साथ मर्ज किया जाएगा? गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम इन्हें मर्ज नहीं करने वाले किसी के साथ। और स्टारलिंक जो है, क्या इनका डील इंडिया में होने वाला है? तो यहाँ पे द मिनट अगर आप सारे बॉक्सेस को चेक कर देते हो, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, जो आप अभी नहीं कर रहे हो। तो इनका कहना है कि स्टारलिंक को भी इंडिया में लाइसेंस मिल सकता है, जब वो सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं तो। एचडीएफसी की मैं बात करूंगा, यहाँ पे स्टाफ काउंट जो है सिर्फ 994, मतलब ऑलमोस्ट 1000 के आसपास बढ़ा है। और आईसीआईसीआई ने तो 6000 जॉब्स ट्रिम कर दिए हैं, कट कर दिए हैं। तो कंट्री के हमारे दो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स हैं, लेंडर्स मतलब बैंक्स जो उधार देते हैं, और इन्होंने बहुत फ्यू एम्प्लॉयज ऐड किए हैं अपने वर्कफोर्स में। 2024-25 में अगर आप देखोगे, इन्होंने अपने ब्रांच तो बढ़ाए हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉयज को कम किया है। एचडीएफसी बैंक ने ऐड किया ऑलमोस्ट 1000 एम्प्लॉयज अपने वर्कफोर्स में। 2,14,521 एम्प्लॉयज है इनके पास। आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, रिड्यूस किया 6,723 एम्प्लॉयज को। एंड ओवरऑल इनका वर्कफोर्स डिक्लाइन हुआ है टू 1,29,177। तो एचडीएफसी बैंक ने ओवरऑल कितना 2023-24 में अगर आप देखोगे, इससे पुराने फाइनेंशियल ईयर में 40,300 एम्प्लॉयज को ऐड किया था, 40,300 एम्प्लॉयज को। एंड 2022-23 में 31,600 को, और 21-22 में 21,483 को। आईसीआईसी ने 24 में ऐड किए हैं 9,200 को, और FY23 में ऐड किए थे कितने, 20,800, और FY22 में 7,900। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो जो लो एडिशन है वर्कफोर्स में, वो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से है। बैंक्स इस टाइम पे हायरिंग कम कर रहे हैं। क्यों? सबसे पहले तो जो लोग एम्प्लॉयज छोड़ रहे हैं, जो एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं, इन्हें ये उनकी जगह पे किसी और को हायर नहीं करते हैं। दूसरा, आर्टिफिशियल और टेक्नोलॉजी पे जो इनका स्पेंडिंग है, अब डबल हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल, आईसीआईसीआई बैंक पहले 5% खर्च करता था अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का टेक्नोलॉजी पर, और अब 10% खर्च करता है, 10.5%। तो ओवर द पास्ट 5 इयर्स अगर आप देखोगे, जो ट्रेंड है, यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी का यूसेज बैंक्स में काफी ज्यादा हो रहा है। बैंकिंग एप्स आ गए हैं, अब कोई ब्रांच नहीं जाता जल्दी से। तो ये रीजन है जिसकी वजह से जो एडिशन है एम्प्लॉयज का बैंक्स में, वो कहीं ना कहीं घट रहा है यहाँ पे। जबकि इनके ब्रांच नेटवर्क्स बड़े हैं, दोनों बैंक्स के अगर आप देखो, तो ब्रांच नेटवर्क्स काफी तेजी से बढ़े हैं। तो देखना होगा कि जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो क्या रहता है, मतलब और बैंक्स, अगर हम स्टडी करें एक्सिस बैंक को, एसबीआई को, और जो दूसरे बड़े बैंक्स हैं, तो किस तरीके का इनकी अर्निंग्स रहती हैं, और किस तरीके का जॉब ग्रोथ हमें नजर आता है इनके ऑर्गेनाइजेशंस में। डेटा ये दिखाता है कि एसबीआई, जो हमारा सबसे बड़ा लेंडर है पूरे इंडिया का, इनका हेड काउंट लगातार 5 साल से कम हो रहा है। तो मतलब ये भी जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं एसबीआई को, उससे कम लोग एसबीआई में एज एन एम्प्लॉय आ रहे हैं। एसबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट है FY24 में, वहां पे भी अगर आप देखेंगे, तो इनके पास 2,32,300 एम्प्लॉयज थे। एंड यहाँ पे 17,153 एम्प्लॉयज कम हुए हैं पिछले 5 साल में, 17,500 लोग, राइट? तो एसबीआई भी अब पहले से कम हायर कर रहा है, खर्चे ऑटोमेशन पे ज्यादा कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा कर रहा है। तो आरबीआई का डेटा दिखाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ना, वहां पे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 2.78 गुना ज्यादा बढ़ा है ओवर अ डेकेड। लेकिन ये 10 साल का आप देख रहे हो डेटा, पिछले 3 साल का देखो, पिछले 2 साल का देखो, और पिछले 1 साल का देखो, तो वो और खराब नजर आता है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, पिछले 1 साल से ज्यादा मतलब कहूंगा इसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ी है, स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ी है इस पर। तो आगे जो लेटेस्ट डेटा है, कहीं ना कहीं ये स्टडी करना बेटर है, rather देन आप 7 साल पुराना, 8 साल पुराना, 9 साल पुराने डेटा को इस टाइम पे आप एस्टिमेट्स में इंक्लूड करो, आप कंपैरिजन के लिए यूज करो, दैट्स इट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो जरूर इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप रोज ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं, आप अपने नॉलेज को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।